आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अक्सर ही हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि किस तरह से हम जो खान पान है उसको लें, किस तरह से जो हमारी रहने की आदतें हैं उनको अच्छा करें। इसी के चलते हम जो है जल्दी ही बीमार हो जाते हैं और जैसे ही हम बीमार होते हैं हमारे मन में ये आता है कि अब मैं दवाई कौन सी लूँ, आयुर्वेदा लूँ, एलोपैथिक लूँ या होम्योपैथिक लूँ। तो आज हम आए हुए हैं, होम्योपैथिक के स्पेशलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबको जो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है उसकी मैं सेलेक्ट की न्यूज़ टीम की ओर से आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, जो होम्योपैथिक की दुनिया में इन्होंने अपना नाम कमाया है और इसी के साथ ये लगातार अपनी जो सर्विसेज हैं हमारे समाज को दे रहे हैं। तो आज हम आए हुए हैं लॉर्ड महावीरा मेडिकल होम्योपैथिकल कॉलेज में और मेरे साथ बैठे हैं इनके प्रिंसिपल डॉक्टर S.K. चलोत्रा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आज वर्ल्ड जो होम्योपैथिक डे है आप उस पर जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप उनको शुभकामनाएं दें। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे जो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है, इस अवसर पर मैं तमाम होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं और जितने भी होम्योपैथी से लाभ लेने वाले जो रोगी हैं और जो होम्योपैथी के चिंतक हैं, मैं सबको अपने हृदय से कोटि कोटि बधाई देता हूँ। जी सर, जो ये वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है सर, ये 10 अप्रैल से लेकर जो 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े वो भी ये जानना चाहेंगे सर, जो होम्योपैथिक है सर उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर आप ये भी एक्सप्लेन ज़रूर करें कि जो होम्योपैथी है वो कहाँ से आई और कैसे ये सारा सिस्टम शुरू हुआ कि आज जो लोग हैं होम्योपैथिक दवाई लेकर अपने आप को जो है मतलब जो अपने रोग हैं उनसे जो छुटकारा पा रहे हैं। ऐसा है कि होम्योपैथी का जो आगमन हुआ है ये एक किस्म का एक रेवोल्यूशन था मेडिकल साइंस में जी। कि यदि हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो सैमुअल हैनीमन जिन्होंने ये सिस्टम को फाउंड किया जी, वो बेसिकली उस समय के अपने मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रैक्टिशनर थे जी, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे जी। और सैमुअल हैनीमन का जो जन्म है वो जर्मनी में ड्रेसडन के पास मीसन एक छोटा सा गांव है वहाँ पे हुआ जी। और मीसन जो है वो पोर्सलिन पेंटिंग के लिए बहुत फेमस था उस समय, अब भी है, उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था। जी जी जी। और हैनीमन के जो फादर थे जी जी वो पोर्सलिन पेंटर थे। जी जी जी। तो हैनीमन का जन्म हुआ और किसी तरह से भी वो मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई जो पूरी की, शुरू से ही उनको भगवान की तरफ से एक अच्छा विद्वान एक मतलब ब्रेन मिला हुआ था। जी जी जी। और वो शुरू से ही बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। जी जी। और उन्होंने अपनी जो है उस समय की मेडिकल शिक्षा जो है वो पूरी की। जी जी जी। और जन्म जैसे मैंने आपको बताया 1755 में उनका जन्म हुआ 10 अप्रैल को जी। और 1789 में उन्होंने अपनी उस समय की MD वो परीक्षा जो है पास की, डॉक्टर बने। जी जी जी। और 2 साल के बाद 1781 में जी जी। उन्होंने एक छोटे से गांव में प्रैक्टिस शुरू की एज ए मेडिकल ऑफिसर। लेकिन हैनीमन ने देखा कि उस समय के जो ट्रीटमेंट के जो तरीके थे जी, वो बहुत ही डेंजरस किस्म के तरीके थे, इनह्यूमन जिसको हम कहते हैं। जी जी। जैसे ब्लड लेटिंग या लीचीज लगा देना, जी, जौंक जैसे लगा देना। जी जी जी। या एक और चीज आती है ट्रेपिनेशन। जी। ट्रेपिनेशन में ये होता है कि स्कल में जैसे एक होल निकाल लेना। जी। और इसके अलावा जो उस समय थोड़ी बहुत जो शल्य चिकित्सा थी, सर्जरी थी, जी, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सर्जरी थी, डेंजरस सर्जरी जी थी। जी जी। और उस समय का जो सिस्टम था वो भी इतना साइंटिफिक नहीं था, जी। हीर एंड से चलता था। तो हैनीमन ये सभी चीज़ों से बड़े परेशान हुए, जी, डिस्करेज हुए कि ये जो सिस्टम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मरीजों के ऊपर, ये तो बड़ा इनह्यूमन है,
कई बार ऐसे होता था कि पेशेंट जो है वो बीमारी से नहीं मरते थे, इलाज से मर जाते थे। तो हैनीमन ने ये प्रैक्टिस छोड़ दी। छोड़ने के बाद अब उनको ये था कि भाई जो घर का गुजारा कैसे होगा। बिल्कुल। तो वो गॉड गिफ्टेड एक ब्रेन था उनके पास, और उस समय वो 13-14 लैंग्वेजेस से ज़्यादा वो लैंग्वेजेस जानते थे, क्या मास्टरी थी उनकी। तो उन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया, और 1790 में ये ट्रांसलेशन के माध्यम से ही उन्होंने एक किताब में कहीं पढ़ा, सिंकोना बार्क की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जी सर। वहीं से उनको एक थोड़ा सा मन में एक ज्ञान उत्पन्न हुआ कि क्यों ना इसको प्रैक्टिस किया जाए, इसको एक्सपेरिमेंट किया जाए। बिल्कुल। तो वो एक्सपेरिमेंट जो है धीरे धीरे कई स्टेप्स में से निकला, और उन्होंने ये सिस्टम जो है होम्योपैथी, ये मतलब एक मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन की तरह इसको लेके आए, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी दवाई, कोई भी मटेरियल, कोई भी ड्रग जो एक तंदुरुस्त आदमी में कुछ सिम्टम्स लेके आती है, वो ड्रग यदि हम माइन्यूट डोजेस में उसको पोटेंटाइज करके, डाइल्यूट करके, डायनामाइज करके उन्हीं सिम्टम्स वाले पेशेंट को यदि देते हैं तो वो पेशेंट क्योर हो जाता है। तो उन्होंने ये जो होम्योपैथी बनाई, जिसका उन्होंने प्रिंसिपल सिद्धांत रखा, सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर, तो वो पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आए, और वो साइंस जो है वो सिद्ध हुई। और आज होम्योपैथी जो है 100 से ज़्यादा देशों में ये मतलब प्रैक्टिस की जा रही है। और WHO की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, WHO ने इसमें स्पेशली अपना वर्डिक्ट दिया है कि होम्योपैथी इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर साइंस एंड मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस साइंस इन द वर्ल्ड। क्या बात है। तो हमें इस बात का बहुत फक्र है कि हम इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं जी, और लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या बात है सर। सो प्रिय दर्शकों, अभी हम जो सबसे पहले मेरा प्रश्न रहेगा, अब हम 2 चरणों में इनको करेंगे इंटरव्यू। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो होम्योपैथिक फील्ड को जो डॉक्टर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, और इसके बाद हम ये पूछेंगे कि जो होम्योपैथिक है उसमें जो मिथ्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं, वो जो हमारे पास पब्लिक के क्वेश्चन आए थे, हम इनसे वो जानने की कोशिश करेंगे और उनका जवाब भी हासिल करेंगे। तो सर सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा वो ये है कि सर जो लोग जो होम्योपैथिक फील्ड में आकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सो सर उसके लिए क्या प्रोसेस है और वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, शुरू में जब ये होम्योपैथी हिंदुस्तान में आई, कलकत्ता के थ्रू आई। वैसे तो महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, क्योंकि सबसे पहले महाराजा रंजीत सिंह को ही ट्रीटमेंट होम्योपैथी का किया। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये हिंदुस्तान में आई, हिंदुस्तान में ज़्यादा इसको अडॉप्ट किया गया जी। और शुरू में जो उस समय के जो हमारे हिंदुस्तान में जो एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने इस सिस्टम को धीरे धीरे स्टडी किया, इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि भाई इसके तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और मरीजों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, या ड्रग्स के इफेक्ट्स नहीं होते। तो बेसिकली ये साइंस वही लोग लेके आए, और धीरे धीरे इसकी एजुकेशन शुरू हुई। अब उस समय तो सबसे पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनाते रही सरकार ने, वो बनाए, फिर ये सिस्टम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया। जो अब इस समय का जो सिनेरियो है उसमें ये है कि अब ये हमारे होम्योपैथी में डिग्री कोर्स है 5.5 साल का जी, और उसमें एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया, बेसिकली ये सिस्टम जो है आयुष के अंडर है जी। बिल्कुल। और यदि किसी स्टूडेंट ने, किसी बच्चे ने इस लाइन को चूज करना है तो उसको 10+2 मेडिकल करने के बाद नीट का एग्जाम देना पड़ता है। नीट क्वालिफिकेशन के बाद, नीट क्वालिफाइड होने के बाद वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है जी सर। अब इस समय जैसे हमारे होम्योपैथी के तकरीबन 240 के ऊपर कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया जी सर, और हमारे BHMS कोर्स जो 5.5 साल का डिग्री कोर्स है जी। इसके बाद 7 सब्जेक्टों में हमारे MD भी है होम्योपैथी में, वो भी चल रही है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो PhD
वगैरह जो है वो भी शुरू कर रखी है, और कुछ कई PhD भी कर रहे हैं होम्योपैथी में। क्या बात सर, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर। कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे पूछने थे, क्योंकि हमारे पास जो व्यूअर्स थे जिन्होंने अपने हेल्थ के रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे थे, तो सर मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। सर सबसे पहली बात, जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, अक्सर देखा जाता है जो एलोपैथिक मेडिसिन जो यूज़ करते हैं वो जो है एनिमल्स पे टेस्ट की जाती है, चाहे वो चूहों पर की जाती हो या फिर किसी प्रकार का जो जंतु होता है जिस पर टेस्ट की जाती है, और उसको देखने के बाद जो है पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। तो सर क्या जो होम्योपैथिक केस है इसमें जो टेस्टिंग है वो एनिमल्स पर होती है? देखिए ऐसे है कि एलोपैथिक ड्रग्स जो हैं वो सबसे पहले लोअर एनिमल्स पे टेस्ट होती हैं जी। वो चाहे गिनी पिग्स हों, रैट्स हों, रैबिट्स हों, हॉर्सेस हों, इन पे एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है। और प्राइमरी टेस्टिंग जब उसकी कामयाब होती है तो फिर धीरे धीरे एक सेकंड फेज टेस्टिंग का जो ह्यूमंस पे आता है। जी जी जी। लेकिन ह्यूमंस पे टेस्टिंग बहुत कम होती है। टेस्टिंग तो ऑलमोस्ट ये होता है कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि दवाइयाँ जो है ह्यूमंस को देनी शुरू हो जाती हैं, और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसके इफेक्ट्स जो हैं वो पता चलते हैं। जी जी जी। और कई दवाइयाँ जो हैं वो उनको विड्रॉ भी करना पड़ता है। बिल्कुल। होम्योपैथी का एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें जितनी भी मेडिसिन हैं वो एनिमल्स पे टेस्ट ना करके उनको ह्यूमंस पे ही टेस्ट किया जाता है। जी जी जी। ओके। तो ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है उनके, ये पहले ही स्टडी कर लिए जाते हैं। तो इसलिए ये एक हम कह सकते हैं कि यदि किसी दवाई के प्रूविंग में ही कुछ ऐसे इफेक्ट्स आते हैं तो वो दवाई इनकॉर्पोरेट ही नहीं होती हमारे सिस्टम में। ओके सर। तो इसलिए ये एक हमारी सिस्टम होम्योपैथी का एक ये प्लस पॉइंट है कि इसमें जो प्रूविंग की जाती है मेडिसिन्स की वो हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर ही की जाती है। जी जी। तंदुरुस्त लोगों के ऊपर की जाती है। तो इसलिए एनिमल की प्रूविंग जो है उसको हम एक साइड में रखते हैं, होम्योपैथी में शामिल नहीं करते। लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जिनका ह्यूमंस पे जैसे इफेक्ट तो है ही है, एनिमल्स पे भी इफेक्ट स्टडी किया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि हमारी वेटरनरी साइंस में एनिमल्स के ऊपर भी यूज होती हैं, और कई एनिमल्स को भी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है वो भी दी जा रही हैं। जी 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 सर। नहीं सर, अक्सर ये जो लोगों ने सवाल पूछा ये पूछा है कि 2 तरह के डिजीज होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। तो सर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है सर क्या दोनों केसों में एप्लीकेबल है, और या फिर मतलब कैसे है सर इसका? देखिए ऐसे है, यदि हम हमारे जो फादर हैं, फाउंडर हैं जो होम्योपैथी के, सैमुअल हैनीमन जी, यदि उनकी हम थ्योरी पढ़ें, फिलॉसफी पढ़ें, तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी में भी इसको क्लियरली लिखा हुआ है कि बीमारियां 2 तरह की होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट होती हैं जो बहुत जल्दी हो जाती हैं, एकदम से आती हैं, एकदम आके जल्दी से चली जाती हैं। क्रॉनिक वो होती हैं जो धीरे धीरे डेवलप होती हैं, लंबा कोर्स होता है उनका, और वो कभी कभी डेंजरस भी हो सकती हैं। तो होम्योपैथी में एक्यूट डिजीजेस के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल हैं, और क्रॉनिक डिजीज के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। ये कई बार मिथ होती है कि आमतौर पे पब्लिक, कई बार हमारे पास भी मरीज आते हैं तो यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये होम्योपैथी में तो ये क्रॉनिक बीमारियों का इलाज होता है। ऐसा नहीं है। देखिए जो छोटी छोटी एक्यूट बीमारी, जैसे रात को नींद पूरी नहीं हुई, सवेरे सर भारी हो गया, सर दर्द हो गया, तो सिर्फ एक पुड़िया लेने से सर दर्द ठीक हो जाता है। जुकाम, कॉमन कोल्ड, बहुत कॉमन, आम हो जाता है जी सर। तो वो भी, उसके लिए हमारी होम्योपैथी दूसरी दवाइयों से भी ज़्यादा अच्छा काम करती है, बहुत जल्दी काम करती है जी। तो ऐसी बात नहीं है कि एक्यूट मेडिसिन में होम्योपैथी काम नहीं करती। इवन एक्यूट इमरजेंसीज में भी कई एक्यूट इमरजेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे होम्योपैथी भी बहुत अच्छा काम करती है जी। तो एक्यूट में भी होम्योपैथी का एक अपना स्थान है, क्रॉनिक डिजीज में भी होम्योपैथी का अपना स्थान है। जी सर, जी सर। सर जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए ये है सर, कहा जाता है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई अगर पर्सन को अलग अलग प्रकार की डिजीज होती है तो दवाइयों का थैला थमा देता है उसको, जिसमें कम से कम 10 दवाइयाँ अलग अलग तरह की होती है। तो सर क्या ऐसा सेम होम्योपैथिक में भी होता है, या फिर क्या हिसाब है सर इसका? क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा कि होम्योपैथिक में सिर्फ एक पुड़िया या गोली दे देते हैं और वो आपकी सभी बीमारियों का इलाज कर देती है। देखिए ऐसा है कि होम्योपैथिक जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, जो होम्योपैथी की अप्रोच है वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि जो बीमार हमारे पास आ गया है उसको हम पूरे को पूरा, जो पेशेंट है
उसको एज ए होल हमने ट्रीटमेंट करना है, ना कि उसकी एक बीमारी या एक सिम्टम को करना। जी जी जी। तो होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ही ये होता है कि हमारे पास जो मरीज आया है हमने उसको ऑन दी होल ट्रीट करना है। उसमें उसकी मेंटल टेंडेंसीज, उसकी डिस्पोजिशंस, उसकी कोई दिमागी कोई जो उलझने हैं, वो उसका मतलब बैकग्राउंड में कॉज क्या है वो भी देखना है। फिर जब से वो बीमार हुआ है उसमें क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं। जी जी बिल्कुल। ये सारी चीजें जो हैं उसकी जो एक उसकी बेसिक प्रॉब्लम तो है ही है जिसको वो लेके आया। जी जी जी। जैसे मान लो सिरोसिस ऑफ लिवर को लेके आ गया, या रीनल फेलियर को लेके आ गया, जी बिल्कुल, या पाइल्स को लेके आ गया। जी जी। लेकिन हमने उसको अकेला ये पाइल्स को ट्रीटमेंट नहीं करना, या सिरोसिस को ट्रीटमेंट नहीं करना, या जॉन्डिस को ट्रीटमेंट नहीं करना। जी। हमने उसको एज ए होल देखना है कि भाई जब से आपको ये हल्की सी भी डेविएशन आपके हेल्थ में आई है, क्या क्या हुआ था आपको। जी। क्योंकि अंडरलाइंग कॉज वहीं से शुरू होता है बीमारी की शुरू। अब जैसे आज हम देखते हैं कि भाई स्ट्रेस जो है वो एक बेसिक रीजन है जिससे डायबिटीज हो रही है या हाइपरटेंशन हो रही है। जी जी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं क्योंकि आजकल की लाइफ इज स्ट्रेसफुल लाइफ है। बिल्कुल सर। तो हमने उसका वो जो हमारा चिंतन वहां तक जाएगा कि इसकी जो शुरुआत हुई, जो इसकी हेल्थ डेविएट हुई, वो कहाँ से हुई, क्यों हुई। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमारी जो अप्रोच है होम्योपैथी की होलिस्टिक होती है। जी जी। और हमारी जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है वो भी होलिस्टिक है। जी जी जी। तो वो एक ही दवाई होती है जिसमें वो सारा पिक्चर जो है वो सारे सिम्टम मरीज के पूरे होते हैं। जी सर, नाइस सर। सर अंत में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि हमारे पास जो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में पूछा था कि जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ तो सर ज़रूर पूछो। सर ये सबसे बड़ा मिथ भी कह सकते हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है। सर कहते हैं कि जो होम्योपैथिक दवाई यूज़ की जाती है पेशेंट के जरिए, उसमें डॉक्टर्स कई कहते हैं कि जो लहसुन प्याज है उनका सेवन नहीं करना। तो सर इसके पीछे की क्या कहानी है और आपके इस पर क्या व्यू है कि जो लहसुन प्याज है खाओ ना खाओ, इसके बारे में जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको बताएं। ऐसा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम देते हैं वो उसके जो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादातर हम बाई माउथ देते हैं कि भाई ये पुड़िया लेनी है या ये लिक्विड लेना है या जो भी। तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे मुंह से होती है, टंग से होती है, बकल म्यूकोसा से होती है। बिल्कुल। तो यदि हमने कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग कोई चीज़ खा रखी है जैसे कच्चा प्याज है और इमीडिएटली कोई मेडिसिन लेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी डोजेज जो है वो डायनामाइज्ड है, डायनेमिक है, तो यदि हम कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल माउथ में है या जैसे हमने अभी पान खाया हुआ है या कोई ऐसी, तो उसी समय मेडिसिन ले लेंगे तो हो सकता है उसका उतना वो असर ना हो जो एक साफ सुथरे माहौल में हो सकता है। जी जी जी। और हैनीमन ने तो हेल्थ हाइजीन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है कि आप जब तक अपनी हाइजीन नहीं रखेंगे, सफाई नहीं रखेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। अब कई चीज़ें हैं जो बीमारी के हिसाब से डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई आपको ये वाली बीमारी है तो आपने ये लेमोनेड्स नहीं लेने हैं या आपने दही नहीं लेना है या आपने ऐसा कुछ घी नहीं लेना है या तो वो एक डिजीज टू डिजीज आपके प्रिकॉशंस हैं वो भी लेने चाहिए। लेकिन जब हमने दवाई लेनी है तो एक ये जनरल रूल है, क्योंकि ये सफाई का मामला है तो हमें ये सफाई को ध्यान में रखना चाहिए कि आपका मुंह साफ होना चाहिए। और यदि आप बेहतर है कि यदि आप कुल्ला कर लें, पहले मुंह साफ कर लें और उसके बाद दवाई ले लें और दवाई को अपना काम करने दें 5-10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद जो मर्जी खाएं आप। जी सर जी। तो बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि अब लहसुन प्याज मना कर दो या सौंफ खानी मना कर दो, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, ऐसी कोई वो नहीं है प्रतिक्रिया, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि आपका मुंह जो है वो साफ होना चाहिए क्योंकि यहीं से दवाई ने एब्जॉर्ब। बिल्कुल सर। सर हमारी बातचीत करने से पहले एक बार मैं फिर से चाहूँगा कि जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न जो आपने हमको दिए थे उनका जो जवाब है डॉक्टर साहब ने दिया है। और प्रश्न तो काफ़ी आए थे लेकिन जो टाइम की सीमा होती है हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है। सर मैं अंत में फिर से चाहूँगा कि जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमको देख रहे हैं, आप उनको एक बार फिर से जो है वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की शुभकामनाएं दें। मैं सैलेड की तरफ से जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, मैं अपने तहे दिल से सबको हैनीमन डे पे और सैमुअल हैनीमन के बर्थडे पे, बर्थ एनिवर्सरी पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।